नमस्कार स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज सारी डिटेल्स जानेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, इसके लिए एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो हम जानेंगे। इसी के साथ में एग्जाम स्केड्यूल क्या है, कब कब एग्जाम लगता है, और जॉब आफ्टर नेट एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आज डिटेल से यूजीसी नेट एग्जाम को हम जानने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे नए विद्यार्थी हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिरकार नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। चलिए, तो इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जिस प्रकार यहाँ जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं उस पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आपके मन मस्तिष्क में जो भी सवाल हैं वो सभी जो है इस वीडियो को देखने के बाद शांत हो जाएंगे, इतना मेरा वादा है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चा, सबसे पहले यूजीसी नेट एग्जाम क्या है ना। देखिए, नेट एग्जाम जिसे हम कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। अच्छा, तो सर जी ये परीक्षा किसके लिए होती है। देखिए, नेट एग्जाम जो है, नेट जो परीक्षा है वह आपको इस योग्य बनाती है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय में या फिर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक के पद पर, सहायक आचार्य के पद पर जो है कार्य कर सकें। अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप इस योग्य हो जाते हैं कि आप किसी भी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। जिस प्रकार स्कूल में टीचर बनने के लिए आपको बीएड चाहिए होती है, लेकिन बीएड जो है वो एक लंबा कोर्स है, 2 साल का डिग्री है पूरी। लेकिन नेट जो है ये एक परीक्षा है, पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा को पास कर लेने मात्र से जो है आप कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में फिर आगे पीएचडी की भी रिक्वायरमेंट रहती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में जो है आप कॉलेज में प्रोफेसर बनने के, यानी कि सहायक आचार्य बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले क्वालिफिकेशन की कि इस एग्ज़ाम की क्या क्वालिफिकेशंस होती है, तो देखिए यहाँ पर आपको, आप जिस भी विषय में नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उस विषय में आपको मास्टर्स होना ज़रूरी है, एमए होना आवश्यक है आपका उस विषय के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो है नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। अगर आप ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, ठीक है, सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, और भी बहुत सारे विषय हैं, जिस भी विषय में आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जिस भी विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उस विषय में आपको जो है क्या होना चाहिए, आपका मास्टर्स होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ में आपने एक जेआरएफ शब्द भी सुना होगा। ये देखिए, नेट जेआरएफ, ये जेआरएफ क्या होता है, ये होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि इसी एग्जाम के तहत दी जाती है। नेट का जो रिजल्ट है वो पहले 2 कैटेगरीज में आता था, अब जो है वो 3 कैटेगरी में आता है। एक, जिसमें अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एक कैटेगरी होती है जेआरएफ की, जिसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगे और आपको जेआरएफ भी मिलेगी। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। और एक कैटेगरी होती है ओनली पीएचडी की, यानी जिसमें आप नेट क्वालिफाई नहीं होगे, ना ही जेआरएफ होगा, बस सिर्फ आप पीएचडी करने के योग्य रहेंगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज में आजकल रिजल्ट आता है। अब नेट और जेआरएफ में भी क्या रहता है, अलग अलग कट ऑफ जाती है। अगर आपने मान के चलिए आपकी एमए है हिस्ट्री से, ठीक है, एमए आपकी क्या है, हिस्ट्री से है मान के चलिए, ठीक है, और आपने हिस्ट्री से फिर नेट का एग्जाम दिया। अब नेट के एग्जाम में क्या रहता है, जो 6% जो विद्यार्थी होते हैं, यानी कि जो टॉप 6% होते हैं, उनको जो है नेट की योग्यता मिलती है, यानी कि उन्हें जो है नेट क्वालिफाई माना जाता है। यानी जो जिन्होंने टॉप 6% जो है स्कोर किया है, इसके अंदर कट ऑफ निकलती है और टॉप 6% को जो है नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो 1% विद्यार्थी होते हैं
टॉप 1% जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें JRF अवार्ड होता है। अब ये JRF क्या होती है? ये JRF होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप नेट के साथ साथ JRF भी क्वालिफाई करते हैं तो आपको PhD करने के लिए, है ना, PhD करने के लिए आपको एक अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है, जो कि आपको 5 साल के लिए मिलती है। ठीक है, JRF सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल होती है। नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद में 3 साल के अंदर अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना होता है, और अगर आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद में आपको जो है JRF मिलता है, यानी कि आपको फेलोशिप मिलती है, रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च करने के लिए, जो कि अभी वर्तमान में महीने की 37,000 रुपये है। मंथली 37,000 रुपये आपको जो है फेलोशिप मिलती है। इसी के साथ में आपका HRA जुड़ जाता है। वो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हैं, लगभग 9 से 10%, 9% जो है HRA मिल जाता है, प्लस आपको कंटिजेंसी मिल जाती है। ऐसे करके लगभग 40 से 42,000 रुपये जो है मंथली आपको मिलते हैं 5 साल के लिए। उसके बाद में फिर SRF हो जाती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये अमाउंट थोड़ा सा फिर उसमें और बढ़ जाता है। ठीक है, तो JRF क्या है, नेट क्या है? नेट एक ऐसी पात्रता परीक्षा है जो कि आपको कॉलेज के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य बनाती है। ठीक है, वैसे ही JRF क्या है? नेट एग्जाम में ही जो टॉप 1% होते हैं उनको JRF अवार्ड मिलता है, जो कि एक अच्छी खासी फेलोशिप होती है, जो कि PhD करने के बाद मिलती है, PhD करने के साथ साथ मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें थे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आपको मास्टर्स होना चाहिए, और मास्टर्स भी आपको 55% के साथ। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 55%, और उसके बाद में जो अदर कैटेगरीज है उनको 50% के साथ जो है MA उनकी होनी चाहिए। याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन यही है कि आप जिस भी विषय को लेकर नेट एग्जाम में अपीयर होंगे उस विषय में आपकी MA होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ में। ठीक है, और ये एग्जाम आप कब देख सकते हैं? MA प्रीवियस के साथ साथ आप एग्जाम दे सकते हैं, है ना। MA फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के साथ में, प्रीवियस के साथ साथ आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका नेट हो जाता है, तो जैसे ही आपकी MA पूरी होती है 55% के साथ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, अदर दूसरी कैटेगरी से तो 50% के साथ, तो आपको जो है नेट सर्टिफिकेट आपका ये योग्य हो जाता है पूरा। अगर आपके 55 से कम है तो फिर वो नेट आपका सर्टिफिकेट जो है मान्य नहीं होगा। याद रखिएगा, MA के साथ साथ आप कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वालिफिकेशन में इतना ही है। अगर हम एज की बात करें तो नेक्स्ट शायद एज का ही है। एज की बात करें तो देखिए, एज जो है आपकी लगभग 30 साल मांगते हैं, 31 साल से आपको ऊपर नहीं होना चाहिए JRF के लिए। JRF के लिए मैं बोल रहा हूँ, पहले 30 थी अब शायद 31 कर दिया ना। 31 से ज़्यादा के आप नहीं होने चाहिए अगर आपको JRF चाहिए तो। अगर आपको नेट चाहिए तो नेट के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, नो एज लिमिट, आप किसी भी उम्र के अंदर जो है नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा कोई भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि इस एज तक ही नेट दे सकते हैं। ठीक है, तो नेट आपका जब मन करे, जितना मन करे उतनी 40 साल तक आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको JRF चाहिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहिए आपको, तो उसके लिए आपकी उम्र 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 ईयर से ज़्यादा आप नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरीज में आते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, 5 साल की छूट मिल जाती है, लगभग 35 साल तक। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है एज लिमिट। याद रखना, नेट के लिए कोई भी जो है अधिकतम आयु सीमा नहीं है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि आपकी MA होनी चाहिए, है ना। MA प्रीवियस भी कर लो, MA होनी चाहिए 55% के साथ में, अदर कैटेगरीज है तो 50% के साथ में। ठीक है, चलिए, ये है एज लिमिट। आगे देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो भाई एग्जाम में जो है 2 पेपर लगते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर 1 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर हम मार्क्स की बात करें, है ना, अगर हम मार्क्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो ये 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो ये 200 नंबर का पेपर होता है। क्वेश्चन 100 है, नंबर 200 है, क्वेश्चन 50 है, नंबर 100 है। टोटल जो पेपर होगा वो होगा कितने का? 300 नंबर का। ठीक है, 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। अभी मैं बताता हूँ पेपर 2 क्या होता है। पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्ट का, है ना, यानी कि वो कोई भी सब्जेक्ट होता है, हो सकता है हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी, XYZ, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपने मास्टर्स करी है। पेपर 2 पूरा सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, और पेपर 1 जो होता है इसमें क्या क्या आता है? इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें DI के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। इसके अलावा में इसके अंदर जो है पैसेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 10 यूनिट है, जिसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन मैथ के, है ना, 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर है, पैराग्राफ आ जाता है, पैसेज आ जाता है एक, है ना। तो कुल मिला के इसका सिलेबस भी आपको देखना होगा, सिलेबस देख लीजिएगा, अभी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसका सिलेबस भी आपको देखना होगा। और ये जो है ये आपके सब्जेक्ट का होता है पूरा पेपर, ठीक है। तो टोटल जो पेपर 1 होता है इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। पेपर 2 जो होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। याद रखना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। आपका कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता है। लेकिन प्यारे बच्चों, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी जो है कट ऑफ बहुत कम जाती है, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा लेवल का होता है, याद रखना। तो एग्जाम पैटर्न यही है, पेपर 2 होते हैं। ये जो पेपर होता है ये सीबीटी मोड पे होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, ऑनलाइन होता है सीबीटी मोड पर। 2017 तक जो है ऑफलाइन होता था, उसके बाद में जो है फिर ऑनलाइन होना शुरू हो गया। अभी जून 2024 के अंदर पीछे ऑफलाइन हुआ था, 2017 के बाद में फिर पहली बार ऑफलाइन इन्होंने कंडक्ट करवाया, और उसके बाद में फिर उसको कैंसिल कर दिया उस पेपर को, और फिर दोबारा से जो है ऑनलाइन होना शुरू हो गया। तो ये पेपर जो है ये ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, याद रखना। ये हो गया एग्जाम पैटर्न की बात। बाकी अपना अपना सिलेबस, जो जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। पेपर 1 के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, टोटल 10 यूनिट होती है, 10 यूनिट के अंदर जो जो सब्जेक्ट आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सिलेबस डाउनलोड करके आप उसको भी देख सकते हो, पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आगे देखिए शेड्यूल क्या होता है एग्जाम का, यानी कि एग्जाम जो है वो कब कब लगता है, तो साल में 2 बार, है ना, यानी वर्ष में 2 बार इस एग्जाम का आयोजन होता है, 2 बार परीक्षा हेल्ड होती है, जिसमें एक तो होता है जून के अंदर और एक होता है दिसंबर के अंदर। यानी कि साल में जो है 2 बार पेपर होते हैं। जून वाला जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो है अप्रैल के आसपास फॉर्म ओपन हो जाते हैं, अप्रैल मई तक फॉर्म चलते हैं, जून में एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, एक ही महीने के अंदर सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं। और जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होता है उसके लिए अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर तक जो है फॉर्म ओपन हो जाते हैं। इस बार जो है रिजल्ट थोड़ा लेट आया है, अक्टूबर अभी रिजल्ट आया, 5-7 दिन बीते हैं, ठीक है, तो अभी तक फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। तो साल में 2 बार एग्जाम शेड्यूल क्या है, एग्जाम साल में 2 बार होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप पहला अटैम्प्ट में सफल नहीं होते हैं तो उसी साल के अंदर आपको दूसरा अटैम्प्ट का भी मौका मिल जाता है। यानी एक ही साल में आप अपने भाग्य को नहीं कह सकता, अपनी मेहनत को 2 बार आजमा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम होता है वर्ष में 2 बार आयोजित, याद रखना। उसके बाद में जॉब आफ्टर नेट, तो देखिए नेट मैंने आपको बताया कि ये आपको जो है सहायक आचार्य बनाती है, सहायक आचार्य, यानी कि इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस के अंदर। तो पहली बात तो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, कोई वैकेंसी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। एक एग्जाम होता है सेट, जो कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो अलग अलग स्टेट अपना अपना करवाती है। जैसे राजस्थान में भी सेट एग्जाम होता है, एमपी में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में भी लगा पिछले साल, है ना। तो अलग अलग जगह पर लगता रहता है ये, वो सिर्फ स्टेट तक ही लिमिटेड रखता है आपको, आप उस स्टेट तक ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, स्टेट के बाहर आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन नेट अगर आपके पास में है तो आपको सेट करने की भी आवश्यकता नहीं होती है ना। नेट अगर आपके पास में है तो आप जो है विदाउट सेट की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप कहीं पर भी पूरे इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान के तो राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो जॉब आफ्टर नेट क्या है, एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी वैकेंसीज आती रहती है सरकार की। हाल ही में पिछले 2-3 वर्षों में राजस्थान में 2 वैकेंसी आ चुकी है, 2021 में आई थी और एक हाल ही में आयोजन हुआ है ना। तो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं। अगर आप जो है अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छा खासा आपको जो है अच्छी खासी इनकम हो जाती है। नेट क्वालिफाई करने के पश्चात अच्छे खासे जो है आप अर्निंग कर सकते हैं नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में। इसके अलावा टीचर बन सकते हैं, ठीक है, नेट क्वालिफाई करने के बाद में। नेट क्वालिफाई करने के बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी कर रहे हैं अगर आपका जेआरएफ हो रखा है प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, फेलोशिप मिलती है रिसर्च करने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो जॉब आफ्टर नेट क्या है, कॉलेज लेक्चरर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी आप पढ़ा सकते हैं, आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम। फिर से समझ लीजिए, यूजीसी एग्ज़ाम जो है ये कौन हेल्ड करवाता है, यूजीसी हेल्ड करवाती है, ठीक है। अभी वर्तमान में एनटीए हेल्ड करवाने लग गई है, पहले यूजीसी द्वारा हेल्ड होता था, अभी जो है एनटीए इस परीक्षा के आयोजन करवाती है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इस परीक्षा को करवाती है, ठीक है, नेट एग्ज़ाम को करवाती है, जो कि एक पात्रता परीक्षा है।
इसको क्वालिफाई करते ही आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है, मास्टर्स होनी चाहिए। एज लिमिट जीआरएफ के लिए एज लिमिट है 31 साल, 31 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर कोई अदर रिजर्व कैटेगरीज में है तो 5 साल का रिलैक्सेशन। बाकी नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, 2 पेपर होते हैं, 50 नंबर 100 नंबर, टोटल जो है 150 क्वेश्चन 300 नंबर, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम शेड्यूल साल में 2 बार होता है, हर 6 महीने के अंदर, जून में और दिसंबर में। जॉब आफ्टर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है, पढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये था यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है। बाकी मैंने सब अच्छे से समझा दिया इसमें, ऐसा शायद कोई पॉइंट नहीं रहा होगा जो मुझसे छूटा होगा, और अगर कोई छूटा भी होगा तो वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से समझा दी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर आपको जो है समझ में आया होगा कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है, ठीक है। और अगर आप भी ये एग्ज़ाम देने के इच्छुक हो, अगर किसी व्यक्ति ने मास्टर्स किया है, कोई हिस्ट्री में मास्टर्स करके बैठा है, कोई ज्योग्राफी में करके बैठा है, तो एक बार ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि यही एग्ज़ाम जो है वो बताता है कि आप अपने विषय में कितने जो है, आप अपने विषय पर कितनी पकड़ रखते हैं। यही एग्जाम ये बताएगा। अगर आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट है, नेट क्वालिफाई हो, आप जेआरएफ क्वालिफाई हो, इट मीन्स आपको आपके विषय में अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है, ठीक है। तो अगर किसी ने मास्टर्स किया है तो ये एग्ज़ाम उसे ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये सेशन इतना ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हर एक चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।